आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आपको स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित हम आज की इस वीडियो में 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, क्योंकि देखिए एग्जाम में दो प्रकार से आपसे सवाल किए जाते हैं, एक न्यूमेरिकल टाइप के और दूसरे लैंग्वेज टाइप के। ठीक, तो देखिए इस चैप्टर से एग्जाम में लैंग्वेज टाइप के जो सवाल किए जाते हैं आपसे, वो इसी में से होगा। ठीक, आज के इस वीडियो में जो 10 सवाल लिए हैं ना, इसी में से होगा। ठीक, तो इसलिए ये जो 10 सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम इन 10 सवाल को बारी बारी से देख लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला सवाल है, प्रकाश क्या है, इसके गुणों को लिखे। तो देखिए उत्तर में है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब इसके गुण में देखिए, पहला गुण इसका है, प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है, मतलब प्रकाश जो है ना सीधी रेखाओं में गमन करता है। अब चलिए इसका दूसरा गुण देखते हैं। तो देखिए दूसरा गुण है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये इसका दूसरा गुण है। तीसरा गुण है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। ये इसका तीसरा गुण है। और चौथा गुण देखिए, तो प्रकाश प्रकाश जो है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है। और ये जो निर्वात में इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव बनने वाला है हम वहाँ पर आपको याद दिला देंगे। ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी जरूरी है। ठीक, सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी याद करना जरूरी है। तो देखिए एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, निर्वात में। कहाँ होती है? निर्वात में। और दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये बनेगा दोस्तों कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों ऑब्जेक्टिव को आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2, दूसरा सवाल देखिए, प्रकाश स्रोत क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल है। इसका उत्तर देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब ये कितने प्रकार के हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब यहाँ पे इसका उदाहरण दिया गया है। ठीक, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का उदाहरण है सूर्य, तारे इत्यादि। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का उदाहरण है मोमबत्ती, लैंप, दिया, टॉर्च इत्यादि। इसके अलावा दोस्तों बिजली का जलता बल्ब भी इसमें आ जाएगा। ठीक, इसका उदाहरण हो जाएगा। नोट के रूप में दोस्तों आप याद कर सकते हैं, सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया। ठीक, यहाँ पर भी बन गया। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो दोस्तों आपको वहां पर टिक लगाना है, सूर्य। 4 का ऑप्शन होता है, चारों ऑप्शन में से किसी एक में सूर्य दिया जाएगा। ठीक, तो वहां पे आपको सूर्य खोजकर टिक लगाना है। अब चलिए हम तीसरा सवाल देखते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा सवाल है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखे। तो देखिए उत्तर में, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम हैं जो निम्न है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो सब लिखा गया है ये जो भाषा बिल्कुल सरल भाषा में सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा गया है, और आप लोगों को देख कर भी लग ही रहा होगा। ठीक, तो देखिए ये जो इसको लिखने के लिए ना काफ़ी मेहनत किया गया है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या करिए, लाइक ठोक दीजिए। ठीक, लाइक दबा कर करिए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लाइक करिए, लाइक किए बिना जाइएगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखे। तो देखिए उत्तर में है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम है। ठीक, कौन कौन नियम है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये हमारा पहला नियम है। ठीक, दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R। अब ये I और R कहाँ से लिया गया है, तो देखिए आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आपतन कोण का जो इंग्लिश होता है वो होता है
एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे इंसिडेंस शब्द जो है ना इसके पहले अक्षर से लिया गया है आई। और यहाँ पे प्रवर्तन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन शब्द से पहला अक्षर लिया गया है आर। ठीक, तो यहाँ पे आई बराबर आर हो जाता है। उसके बाद चौथा सवाल हमारा देखिए। चौथा हमारा सवाल है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पे आपसे पूछा गया है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर। तो देखिए यहाँ पे अंतर दिया गया है। पहला अंतर वास्तविक और आभासी में देख सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में पहला देखिए, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। मतलब ये दोस्तों कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती है। ठीक, एक दूसरे को काटती है। और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, तो देखिए यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है। यानी यहाँ पर देखिए आभासी प्रतिबिंब में जो है ना दोस्तों, ये इसमें किरणें जो है वास्तव में काटती नहीं है, लेकिन हमें ऐसा आभास होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो किरणें जो है ना वो पीछे से आ रही है। ठीक, तो प्रतीत होती हुई यहाँ पे लगता है। तो ये पहला अंतर हो जाएगा। और दूसरा अंतर देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब में दूसरा अंतर, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब में दूसरा देखिए, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये जो है ना पर्दे पर प्राप्त नहीं हो सकता है। तीसरा अंतर देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। चौथा देख सकते हैं आप, चौथा अंतर है, इसको बोल्ड लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, और इसको डॉट लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये था दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखे। तो यहाँ पे विशेषता पूछा गया है किसका, तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का। तो यहाँ पे देखिए विशेषता लिखा गया है, प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पे विशेष लिखा गया है लेकिन गलती से लिख दिया गया है। ठीक, यहाँ पे विशेषता होगा। ठीक, तो आप लोग विशेषता ही समझिएगा। तो देखिए पहला विशेषता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा गुण है इसका, दूसरा विशेषता है, गुण भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विशेषता और गुण एक ही होता है। तो देखिए पहला तो हो गया। दूसरा देखिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ठीक, और चौथा प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पांचवा प्रतिबिंब आभासी होता है। और छठा प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। ठीक, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे प्रकाश लिख दिया गया है गलती से, इसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्रकार हो जाएगा। ठीक, या कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखें। तो यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। ठीक, अब यहाँ पे आपको परावर्तक सतह नहीं समझ में आ रहा होगा, तो देखिए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। परावर्तक सतह का मतलब होता है दोस्तों ऐसा सतह जिससे प्रकाश क्या हो सके, रिफ्लेक्ट हो सके, परावर्तित हो सके। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं परावर्तक सतह। मतलब कि उस सतह से टकरा कर वापस लौट सके, तो उस प्रकार की सतह को हम बोलते हैं दोस्तों परावर्तक सतह। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यह 2 प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जो निम्न है। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक, अब यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो पहला चित्र है ना दोस्तों वो अवतल दर्पण का है और दूसरा उत्तल दर्पण का है। देखिए अवतल दर्पण में खासियत क्या होती है, तो देखिए इस गोलीय दर्पण में क्या होता है, इसकी बाहरी सतह को पेंट किया जाता है, बाहरी सतह को रजतित किया जाता है। और उत्तल दर्पण में इसके आंतरिक सतह को दोस्तों पेंट किया जाता है। ठीक, रजतित किया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक, तो ये है दोस्तों अवतल और उत्तल दर्पण का चित्र। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न संख्या 7 है अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। तो यहाँ पे इसका अंतर दिया गया है। देखिए अंतर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसमें पहला अंतर है
अवतल दर्पण में पहला देखिए, इसके बाहरी सतह को रजतित किया गया रहता है। और उत्तल दर्पण में पहला देखिए, इसके आंतरिक सतह को रजतित किया गया रहता है। ठीक। दूसरा अंतर आप देख सकते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तीसरा आप देख सकते हैं, अवतल दर्पण में इसमें आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। ठीक। अवतल में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, आभासी तथा वास्तविक। और लेकिन उत्तल दर्पण में केवल एक ही प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, वो भी कौन? आभासी प्रतिबिंब। ठीक। तो देखिए यहाँ पे तीसरा में लिखा गया है कि इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। और चौथा में देखिए, चौथा इसका अंतर, इसकी वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए अवतल दर्पण में वस्तु दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी धनात्मक होती है। तो दोस्तों ये था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच अंतर। ठीक। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 8 है, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे। तो उत्तर में लिखा गया, अवतल दर्पण के मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। तो देखिए पहला है, सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसका पहला उपयोग है, कहाँ किया जाता है? तो सर्च लाइट, टॉर्च तथा वाहनों की हेडलाइट में। किसके लिए दोस्तों? तो शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक। दूसरा उपयोग देखिए, इसका दूसरा उपयोग है, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ठीक। तो देखिए दांत को, मतलब जहाँ पे साफ नहीं दिखाई देता है, दांत के देखिए, दांत जो है ना मुंह के अंदर होता है और वहाँ पे सही से प्रकाश नहीं मिल पाता है, इसलिए दांत को अच्छी तरह से देखने के लिए कम प्रकाश में ही और दांत को बड़ा देखने के लिए विशेषज्ञ है ना, जो दंत विशेषज्ञ हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक। तो यहाँ पर देखिए, और तीसरा उपयोग देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक। मतलब ये कि लोग जो है ना दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो होता है अवतल दर्पण। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि बताइए हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। लेकिन दोस्तों एग्जाम में हजामती दर्पण के रूप में नहीं पूछता है, वहाँ पे पूछता है दाढ़ी बनाने के लिए लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक। और यहाँ पे एक और हो जाएगा कि दंत विशेषज्ञ, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव बनेगा कि दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा, एक ऑप्शन में जरूर रहेगा, मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। ठीक। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आवर्धन किसे कहते हैं? ठीक। तो देखिए आवर्धन, उत्तर में देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, यानी मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक। तो आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। किससे? एम से। अब क्यों किया जाता है? तो देखिए आवर्धन का इंग्लिश होता है मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन शब्द का जो पहला अक्षर है वो एम है, और एम से, इसलिए एम से सूचित किया जाता है। ठीक। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को दोस्तों एच डैश से सूचित किया जाता है, और वस्तु की ऊंचाई को दोस्तों एच से सूचित किया जाता है। ठीक। और एक और फार्मूला होता है। ठीक। आवर्धन का एक और फार्मूला होता है, एम बराबर माइनस भी बटा यू। भी इसमें क्या होता है? तो प्रतिबिंब दूरी होता है, और यू दोस्तों वस्तु दूरी होता है। ठीक। तो ठीक, ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, यानी आवर्धन किसे कहते हैं, इसका जवाब है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यानी प्रश्न संख्या 10, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। देखिए आवर्धन m का मान क्या बताता है? तो आवर्धन m का मान, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो देखिए यहाँ पे आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है, अर्थात प्रतिबिंब जो है ना वास्तविक है। ठीक। तो ये था दोस्तों 10 सवाल। आई होप कि आपको ये इन सभी 10 प्रश्नों का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा और बढ़िया लगा होगा। ठीक। तो दोस्तों हमने बीच में आपको बोला था लाइक करिए, और यदि आप लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो लाइक कर लीजिए, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।